तारीख थी 13 सितंबर 2021। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 2 कंटेनर पहुंचते हैं। शिपमेंट में लिखा हुआ था सेमी प्रोसेस्ड टेल्कम पाउडर, लेकिन 40 टन टेल्कम पाउडर। इतना पाउडर तो आधे भारत के चेहरे चमकाने के लिए काफी है। तो फिर ये किसने मंगवाया और क्यों मंगवाया? अफसरों ने कंटेनर की ड्रिलिंग शुरू की। ऊपर कुछ बोरियों में वाकई टेल्कम पाउडर ही था, लेकिन जैसे जैसे खुदाई गहराई में आगे बढ़ी तो अफसरों के चेहरे का रंग उड़ गया। वहां 2988 किलोग्राम, जी हां, लगभग 3 टन शुद्ध हेरोइन छिपाई गई थी। जब इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत लगाई गई तो कैलकुलेटर भी फेल होने लगे। लगभग 21,000 करोड़। एक ही झटके में भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ड्रग रिकवरी हो चुकी थी। लेकिन यह तो भारत का सबसे बड़ा और मॉडर्न पोर्ट था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और यह पोर्ट भी एक ऐसे राज्य में है जहां से भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही आते हैं। फिर कौन था जिसने इतना बड़ा खतरा लिया और मुंद्रा पोर्ट पर माल मंगवाने की हिम्मत की? एक ऐसी जगह जहां भारत का कल लिखा जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां हर मिनट करोड़ों का लेन देन होता है, जहां लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें समंदर का सीना चीरकर भारत की किस्मत बदल रही है। गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, और जिसे ओन करता है अडानी ग्रुप। अब आप समझ चुके होंगे कि मामला कितना सेंसिटिव था। और फिर इस रिकवरी की खबर भी दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। वास्तव में कहें तो दिल्ली को रिकवरी के बारे में पहले से ही पता था। इन कंटेनर्स के मुंद्रा पहुंचने के पहले ही दिल्ली में डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ऑफिस में एक सीक्रेट इनपुट आ चुका था। टिप थी कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से चले 2 कंटेनर्स मुंद्रा पोर्ट पहुंचने वाले हैं। कागजों पर गौर किया गया तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शिपमेंट में लिखा था सेमी प्रोसेस्ड टेल्कम पाउडर, लेकिन निकला वो हेरोइन। अब 3 टन हेरोइन आने के बाद तहलका मच गया। इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? जब पंजाब का कोई नौजवान ओवरडोज से मरता है या दिल्ली के किसी मोहल्ले में नशा पूरी पीढ़ी को बर्बाद करता है तो हर बार ये सवाल उठता है। लेकिन इस बार मामला था 3 टन हेरोइन का, और वो भी मुंद्रा पोर्ट में। जांच शुरू हुई कि किसने मंगवाया इतना पाउडर, तो नाम आया आशी ट्रेडिंग कंपनी का। जब दिल्ली और विजयवाड़ा की टीमें वहां पहुंची तो उन्हें कोई आलीशान ऑफिस नहीं मिला। उन्हें मिला एक छोटा सा घर जहां एम सुधाकर और उसकी पत्नी वैशाली रहते थे, एक मामूली मिडिल क्लास कपल। क्या ये दोनों 21,000 करोड़ के ड्रग्स मंगा सकते थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक नाम हवा में तैरने लगा, लॉरेंस बिश्नोई का। क्यों, कैसे, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। खैर, जांच में कई सवाल ऐसे भी थे जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला था। पहला, किसने मंगवाया इतना हेरोइन? किसने भेजा? आगे का प्लान क्या था? क्या इसे हमारे देश में ही रखा जाना था? और अगर देश में इस्तेमाल होना था तो कौन था जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो गुजरात से निकालकर देश भर में 3 टन हेरोइन देश में बेच सके? अब इस पूरे रिकवरी के बाद इस मामले को दिया गया एनआईए को। उन्होंने जब इस केस को संभाला तो यह मामला महज तस्करी का नहीं रहा कि ड्रग स्मगल हो रहा है। ये नार्को टेररिज्म की एक इंटरनेशनल केस स्टडी बन गई। धागे जुड़ने शुरू हुए अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत से। ये वो इलाका है जहां तालिबान का सबसे मजबूत कब्जा रहा है और जहां दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपी यानी कि अफीम उगाई जाती है। वहां की लैब्स में इस अफीम को हेरोइन में बदला जाता है, फिर इसे सड़कों के रास्ते पाकिस्तान लाया जाता है और वहां से ईरान के पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही शातिर तरीका अपनाया। इसे कहा जाता है रूट मास्किंग। डायरेक्ट पाकिस्तान से माल भेजना रिस्की था, इसलिए उन्होंने ईरान के चाबहार या बंदर अब्बास पोर्ट का इस्तेमाल किया
ताकि शक ना हो। अफगानिस्तान से माल चला, ईरान में उसकी पैकेजिंग बदली गई और उसे टैल्कम पाउडर या पत्थरों के नाम पर मुंद्रा भेज दिया गया। एनआईए की चार्जशीट में साफ लिखा है कि इस तस्करी का असली मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा था, जिसे लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई का समर्थन हासिल था। ये ड्रग बेचकर जो पैसा आता है, उसका एक एक रुपया भारत के खिलाफ आतंक फैलाने, हथियार खरीदने और कश्मीर में पत्थरबाजी करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंद्रा पोर्ट, जो भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दरवाजा था, वो अनजाने में दुश्मनों के लिए एक फंडिंग गेट बन चुका था। अब सवाल ये था कि स्मगलर्स मुंद्रा को ही क्यों चुन रहे थे? तो इसके लिए आपको मुंद्रा को समझना होगा। जी हाँ, सबसे पहले मुंद्रा को ही समझना होगा। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर बात होगी 21,000 करोड़ की उस सफेद जहर के जब्ती की, जिसने दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। आज हम मुंद्रा पोर्ट की उस काली सच्चाई की परतों को उधेड़ेंगे, जिसे विकास की हेडलाइंस के नीचे बहुत गहराई में दबा दिया गया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मुंद्रा पोर्ट का वो चेहरा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शायद कुछ लोगों के लिए ये वो काला चेहरा हो जिसे अब तक एक नकाब के पीछे छुपा कर रखा गया था। मुंद्रा को समझने के लिए हमें आज से 40 साल 50 साल पीछे जाना हो, एक ऐसे शहर की ओर जिसे आज हम अमीरी की चकाचौंध का दूसरा नाम मानते हैं, दुबई। आज की पीढ़ी दुबई को बुर्ज खलीफा और गोल्ड शॉक से जानती है, लेकिन 70 के दशक में दुबई क्या था? सिर्फ एक तपता हुआ रेगिस्तान, एक छोटी सी ट्रेडिंग पोर्ट। लेकिन शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने एक बात समझ ली थी कि अगर आपको किसी वीरान जगह को दुनिया का सेंटर बनाना है, बिजनेस सेंटर, तो वहां की बंदिशें खत्म कर दो। उन्होंने जावेल अली पोर्ट बनाया और उसे एक फ्री जोन घोषित कर दिया। नियम आसान कर दिए गए, टैक्स तो खत्म ही कर दिए गए। ओपन ट्रेड का मतलब था बेहिसाब पैसा, और देखते ही देखते दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन गया, और साथ ही माफिया का अड्डा भी। याद है ना, ये पूरी कहानी मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले ही सुनाई थी। लेकिन आज मैं मुंद्रा पोर्ट की कहानी में दुबई के बारे में क्यों बता रहा, ये बात भी अभी आगे आप समझेंगे। देखिए, होता क्या है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। जब आप व्यापार के दरवाजे पूरी तरह खोल देते हैं ना, तो वहां से सिर्फ बिजनेसमैन नहीं आते हैं, वहां से अंडरवर्ल्ड भी आता है। आपने देखा था दुबई का उदय और माफिया का उदय साथ साथ हुआ, यानी कि राइज ऑफ दुबई एंड अंडरवर्ल्ड इज वेरी इक्वल एंड पैरेलल। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग दुबई को अपना गढ़ क्यों बना पाए? क्योंकि वहां व्यापार की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जहाजों की गिनती करना मुश्किल हो जाता है। वहां ये ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है कि किस कंटेनर में सोना है और किस में मौत का सामान। क्योंकि पैसा कभी सवाल नहीं पूछता है, वो बस आता ही जाता है। मुंद्रा पोर्ट आज भारत का वही दुबई बनने की राह पर है। वही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बेमिसाल प्राइवेट एफिशिएंसी और वही मैजिकल ग्रोथ। लेकिन क्या मुंद्रा के साथ वही काली परछाई भी आ चुकी है जो मुंद्रा को दुबई की तरह माफिया का अड्डा बना देगा? तो मुंद्रा को समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा जब यहां समंदर के खारे पानी के अलावा कुछ और नहीं था। जैसे कि एक समय में दुबई में रेगिस्तान के अलावा कुछ और नहीं था। साल 1998 भारत में लिबरलाइजेशन की लहर चल रही थी। स्कूल की किताबों में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो। लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां गवर्नमेंट बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काफी छूट देती है। तो गुजरात के कच्छ जिले का वो इलाका जहां नमक की परतें जमी रहती थी, वहां एक विजनरी बिजनेसमैन गौतम अडानी ने एक सपना देखा। अडानी ग्रुप ने गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड के साथ
हाथ मिलाया और एक छोटी सी जेटी बनाने का काम शुरू किया। जेटी मतलब पानी पर बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां जहाज लगाकर सामान उतारा या चढ़ाया जा सके। आगे साल 1998 का अक्टूबर का वही महीना था और तारीख थी 7, जो आज शायद किसी को याद ना हो। लेकिन जब मुंद्रा पोर्ट की उस पहली जेटी पर पहला कमर्शियल जहाज MT Alpha 2 आकर रुका, तो वो सिर्फ एक जहाज की डॉकिंग नहीं थी, वो भारतीय समुद्री इतिहास के एक नए पन्ने की शुरुआत थी। उस दौर में भारत के ज्यादातर बड़े पोर्ट सरकार चला रही थी, चाहे वो मुंबई का JNPT हो या गुजरात का कांडला एयरपोर्ट। और सरकारी पोर्ट्स पर क्या होता है? रेड टेपिज्म, यानी कि कहावत सुनी होगी ना आपने, ये लाल फीताशाही वाला प्रोसेस है। सरकारी काम है बाबू, वक्त तो लगेगा ही। वजह वही पुराने मशीनें और काम करने का वही कछुआ चाल जो भारतीय पोर्ट्स की पहचान बन चुकी थी। एक जहाज को खाली होने में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन मुंद्रा के पास एक ऐसा एस कार्ड था जिसे कोई मात नहीं दे सकता था, और वो था इसका डीप ड्राफ्ट। इंजीनियरिंग की भाषा में समझे तो मुंद्रा के पास कुदरती तौर पर समंदर की गहराई 17.5 मीटर है। इसका सीधा मतलब ये था कि दुनिया के वो सबसे विशालकाय जहाज जो होते हैं ना, जिसे मेगा वेसल कहा जाता है, और जो लाखों टन माल एक साथ ढो सकता है, वो भारत के किसी और पोर्ट के किनारे नहीं लग सकते थे। वो या तो दुबई जाते थे या फिर सिंगापुर, और फिर वहां से दूसरे शिप में पोर्ट किए जाते थे। लेकिन मुंद्रा ने उन्हें बाहें फैलाकर दावत दी कि आइए, भारत अब आपके लिए तैयार है। आप बड़े बड़े जहाज लेकर भी आएंगे तो उसकी डॉकिंग भी होगी और बहुत जल्दी सामान उतरेगा भी और चढ़ेगा भी। 2002 में यहां एक और बड़ा गेम चेंजर हुआ। अडानी ग्रुप ने सरकार के भरोसे बैठने के बजाय अपनी खुद की 70 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन बिछाई। इमेजिन कीजिए ना, एक प्राइवेट कंपनी अपना खुद का रेलवे नेटवर्क बना रही है ताकि कंटेनर पोर्ट से उतरे और सीधे दिल्ली या पंजाब की फैक्ट्रियों तक पहुंच जाए। यानी कि पोर्ट से लेकर जो मेन रेलवे लाइन है वहां तक एक प्राइवेट रेल लाइन, जिससे कि उनकी रेलगाड़ी, या यूं कहे कि रेलगाड़ी जो वहां तक नहीं आ सकती थी, उनका भी आना जाना पॉसिबल हो सके। इसके बाद मुंद्रा को 2003 में SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा भी मिल गया। इसके बाद मुंद्रा अब महज एक पोर्ट नहीं था, यह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट इकोसिस्टम बन चुका था। यहाँ टैक्स में छूट थी, बिजली की अपनी सप्लाई थी, और सबसे जरूरी चीज थी रफ्तार। अडानी का विजन साफ था, इतनी सुविधा दे दो कि दुनिया मुंद्रा को छोड़कर कहीं और जाने के बारे में सोच भी न सके। देखते ही देखते मुंद्रा का CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 35% तक पहुंच गया, जो भारत के किसी भी पोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा था। मुंद्रा भारत का नया लॉजिस्टिक किंग बन चुका था। आज मुंद्रा एक इकोनॉमिक बीस्ट है। अगर हम सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसने लगभग 200 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया। दोस्तों, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। भारत के इतिहास में किसी भी पोर्ट ने आज तक 200 मिलियन टन का जो एक मैजिकल आंकड़ा है उसे पार नहीं किया। वो मुंद्रा ने कर दिखाया। लेकिन इस पोर्ट के अंदर होता क्या है और कैसे, और वो काली सच्चाई क्या है जो सबसे छुपाई जा रही है, जिसे आज भी लोग छुपा कर रखते हैं। आइए आपको उस ओर भी ले चलते हैं। तो देखिए, मुंद्रा के 10 अलग अलग टर्मिनल्स पर दिन रात काम चलता है। यहाँ से वो क्रूड ऑयल आता है जो गुजरात और राजस्थान की रिफाइनरी में जाकर पेट्रोल और डीजल बनता है और आपकी गाड़ियों को चलाता है वही तेल। यहाँ भारत का सबसे बड़ा कोयला टर्मिनल है जहाँ से हर साल करोड़ों टन कोयला आता है ताकि देश में पावर प्लांट्स में बिजली बनती रहे और आपके घरों तक बल्ब जलते रहे। इसके अलावा मुंद्रा ऑटोमोबाइल हब भी है। मारुति सुजुकी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां यहां से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और स्टील। आज उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की 2/3 इकोनॉमी जो है वो मुंद्रा के भरोसे ही सांस ले रहा है। टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियां भी आज की तारीख में मुंद्रा के बिना अपने बिजनेस का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। सरकारी खजाने में मुंद्रा से हर साल 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जाता है। लेकिन
जब सिस्टम इतना बड़ा और इतना एफिशिएंट हो जाता है तो वो एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करने लगता है। अब आप पूछेंगे कि भाई अडानी का पोर्ट है, ये इतनी सिक्योरिटी होती है, फिर ये सब कैसे हो रहा है? क्या अडानी ग्रुप इसमें शामिल है जो यहाँ पर काले धंधे चलते हैं और जो हो जाते हैं ये सरकार सो रही है, जो वो ध्यान नहीं दे रही है? अब यहाँ सच्चाई ना थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है। बाकी एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए, या आप समझ लीजिए कि पोर्ट किसी का भी हो, प्राइवेट हो या कुछ भी हो, वहाँ क्या आएगा क्या जाएगा इस पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। एक भी सामान बिना कस्टम के नज़र से गुजरे इधर से उधर नहीं हो सकता है, और कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंदर आता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और बिना कस्टम के निगरानी की कुछ भी नहीं हो सकता है पोर्ट पर। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर नीरज पांडे की एक सीरीज आई थी तस्करी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा कि आखिर ये सब कुछ होता कैसे होगा। हालांकि सीरीज में तो एयरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट को दिखाया गया है कि किस तरह से वो वर्क करते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि कस्टम डिपार्टमेंट एयरपोर्ट का हो या जहाज का हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदल जाता है, लेकिन तस्करी का जो तरीका होता है वो लगभग कुछ कुछ हद तक ऐसा ही होता है, और कस्टम डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका भी काफ़ी हद तक सेम होता है। बस कुछ इक्विपमेंट्स बदल जाते हैं, कुछ तौर तरीका बदल जाता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कारण। वहाँ हवा के जरिए सामान आता है और यहाँ पानी के जरिए आता है, तो उसी हिसाब से कुछ चेंजेस होता है। बाकी पूरा कंट्रोल कस्टम के हाथ में होता है कि क्या होगा कैसे होगा। पर फिल्म से अलग इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं जो मुंद्रा पर ये सब कुछ होता है कि इतने बड़े बिजनेस मॉडल के बीच भी कोई अंडरवर्ल्ड का या माफिया कोई काला धंधा कर लेता है, तो वो कैसे हो सकता है, उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण द बर्डन ऑफ स्पीड। मुंद्रा पोर्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है रफ्तार। यहाँ हर साल 75 लाख से ज़्यादा कंटेनर्स आते हैं। अगर पुलिस या कस्टम हर कंटेनर को खोल कर एक एक बोरी की जांच करने लगे तो पोर्ट का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा, जहाज़ों की लाइन लग जाएगी और देश की इकोनॉमी को हजारों करोड़ का नुकसान होगा। स्मगलर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि 1000 कंटेनर में से शायद ही 5-10 की फिजिकल चेकिंग होती है। वो इसे एक प्रोबेबिलिटी का खेल समझते हैं और इसी हिसाब से अपना धंधा भी चलाते हैं, जहां छोटा नुकसान करके वो अपना बड़ा फायदा कर ले जाते हैं। दूसरा कारण इफिशियंसी वर्सेस सिक्योरिटी। प्राइवेट पोर्ट होने की वजह से मुंद्रा का पूरा फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। वहाँ मशीनें लेटेस्ट हैं, लेकिन उन मशीनों को चलाने वाले हाथ और उन पर नज़र रखने वाली आंखें कितनी चुस्त है, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा है और आगे भी रहेगा। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि मुनाफे और रफ्तार की होड़ में सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, या पैसों की खनक के आगे कई आंखें अपने आप ही बंद हो जाते हैं। वो एक्सरे मशीन के आगे भी अंधे हो जाते हैं। कुछ गलत भी होता है तो उन्हें सब सही लगने लगता है। मुझे लगता है मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। खैर चलते हैं हम तीसरे कारण पर। तीसरा कारण ज्योग्राफी। मुंद्रा पोर्ट पाकिस्तान के कराची के पोर्ट से बहुत ही करीब है। कच्छ का इलाका विशाल और काफ़ी हद तक वीरान है। यहाँ हजारों ऐसी छोटी खाड़ियाँ हैं जहाँ छोटी नावें आसानी से छिप सकती है। मुंद्रा पोर्ट के बड़े कार्गो के बीच छोटी नावों से ड्रग्स को पास करना या पोर्ट के स्टाफ को रिश्वत देकर कंटेनर क्लियर करवाना स्मगलर्स के लिए एक पुराना फॉर्मूला रहा है। यहाँ मैं कहानी को रोक के कुछ आपको बताना चाहूँगा। एक इन्फॉर्मेशन आप समझिए, पुरानी कहानी अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा। दाऊद कई बार जब सोना मंगवाता था तो उसका ऐसा भी नहीं होता था कि पोर्ट पे ना शिप डॉक होगी उसके बाद उसका माल उतरेगा। कई बार पानी में समुद्र किनारे जो डॉक होता है उससे बहुत दूर ही शिप को रोककर छोटे छोटे जहाज में उसका जो स्मगलिंग का सामान होता था उसको उतार कर किसी वीरान किनारे में समुंदर के वहाँ पर कोई बस्ती या गांव होता वहाँ माल उतरवा लिया जाता था, क्योंकि जो डॉकयार्ड होता है या पोर्ट होता है वो समुद्र के एक हिस्से पर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समुद्र का बाकी जो हिस्सा है हर जगह कस्टम का डिपार्टमेंट हो या पूरा समुद्र ही घेर कर लोग बैठे हो। बहुत ज़्यादा जगह जो होता है एकदम वीरान होता है, कहीं कोई बस्ती वाले बसे हैं, कहीं कोई मछुआरा बसा हुआ है। तो इस तरीके से भी
लिए स्मगलिंग की जाती है कि शिप पर उधर से कुछ आता है वो पोर्ट तक पहुंचता ही नहीं है, पोर्ट से 100 किलो 150 किलोमीटर दूर ही उस सामान को उतरवा लिया जाता है और छोटे नाव के सहारे वो निकल जाता है। हालांकि कस्टम की पूरी कोशिश रहती है सबको पकड़ने की, लेकिन इन्हीं सब में चूहे बिल्ली का खेल चलता है और कुछ स्मगलिंग का सामान इधर से उधर हो जाता है। तो एक तरीका ये भी होता है, तो इसे आपको समझना चाहिए कि किस तरह से ये सब चीज़ वर्क करता है। अगर आप कहेंगे तो ये सब कुछ डिटेल में भी कोई सी कहानी में मैं समझा दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, हम कहानी में वापस आते हैं। इस 3 कारण को अगर आप जान ही गए होंगे, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लॉरेंस का एंगल कहाँ है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। ड्रग्स को पोर्ट पर उतरवाना तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली चुनौती होती है उस 3 टन माल को पोर्ट से बाहर निकालकर पूरे भारत के कोने कोने में सप्लाई करना। और इसके लिए चाहिए होता है एक ऐसा नेटवर्क जिसे पुलिस का खौफ न हो। यही एंट्री होती है लॉरेंस बिश्नोई की, या फिर यूं कहे क्योंकि अभी तक तो उस पर आरोप है सिर्फ, या लॉरेंस बिश्नोई जैसे और भी गैंगस्टर और माफिया की जो लोकल लेवल पर ऑपरेट करते हैं, इन जैसे तमाम गैंगस्टर। आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई का नाम किसी इंट्रो का मोहताज नहीं है। सलमान खान को धमकी देने से लेकर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस तक उसका नाम हर जगह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक गैंगस्टर जिसे तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, उसे गुजरात की हाई सिक्योरिटी साबरमती जेल में क्यों शिफ्ट किया गया है? क्योंकि जांच एजेंसियों को भनक लगी थी कि समंदर के रास्ते आने वाली ड्रग की डिलीवरी लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कोस्ट गार्ड ने गुजरात के समंदर में कई पाकिस्तानी नावों को पकड़ा है। उन नावों से ड्रग्स के पैकेट को लेकर लैंडिंग पॉइंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लॉरेंस के गुर्गों को दी गई थी। लॉरेंस का गैंग अब महज वसूली करने वाला गैंग नहीं रहा। एनआईए की रिपोर्ट में भी आप ये देख सकते हैं, वो एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पार्टनर बन चुका था ड्रग कार्टेल के लिए। साल 2023 के ड्रग से जुड़े एक मामले में ही उसकी जेल बदली हुई और वो गुजरात पहुंच गया, जिसके बाद से उसे अब गुजरात में ही बिठा दिया गया है, उसी जेल में, साबरमती जेल के एक हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर, जहां आसपास कोई और नहीं है कहते हैं। लेकिन कांड तो फिर भी हो जाता, कई खबरें वहां से भी आती है, ये सब एकदम डिस्कशन वाला एक पॉइंट है। लेकिन ड्रग के पूरे कार्टेल से कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ता है और ये आप मीडिया रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। एएनआई खुद ये बात कहती है, जो कि नेशनल एजेंसी है, जो कि देश में आने वाले खतरे को भांपती उनके खिलाफ काम करती है, टेररिज्म का पता लगाती है और भी कई चीज़ ऐसी करती है जिससे हमारा नेशनल सिक्योरिटी बना रहे। और वो भी लॉरेंस बिश्नोई के एंगल को जांच रही है, तमाम तरह के चार्जशीट पेश कर रही है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक नाम उभर के आ रहा है मुंद्रा पोर्ट का भी, जहाँ से हजारों हजार करोड़ का ड्रग्स मिलता है, जहां से देश की इकोनॉमी तो चल रही है लेकिन एक काली परछाई भी उस पर फैल रही है। मुंद्रा पोर्ट आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से उसे अपनी इमेज साफ करनी होगी। सरकार ने अब मुंद्रा पोर्ट पर फुल बॉडी कंटेनर स्कैनर लगाने और एआई आधारित निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अडानी ग्रुप ने भी अब तक हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले कार्गो पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? या हमें मुनाफे की आंख से हटकर सुरक्षा की आंख से देखना होगा? मुंद्रा पोर्ट का काला सच ये है कि वहां तरक्की और तबाही दोनों एक ही कंटेनर में बैठ कर आते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या उतरवाते हैं उसमें से, या क्या हम उतरने देते हैं। अगली बार आप मुंद्रा पोर्ट की उन चमकती लाइटों को देखें तो याद रखिएगा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। समंदर के उन लहरों के नीचे बहुत सारे राज दफन हैं और शायद ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अभी पर्दे के पीछे चल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मुंद्रा पोर्ट पर होने वाली ये तस्करी सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक प्री प्लान्ड सिस्टम का हिस्सा? आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अंत में एक और बात, अगर आप मेरी ये सारी बातें सुन रहे हैं अभी जो मैं कह रहा हूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी कहानियों को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि अंत तक जो मेरी कहानी देखते हैं वो लोग कौन है और कहाँ से आते हैं।
एक बात और, क्राइम की कहानी के साथ साथ मैंने एक क्राइम फिक्शन नोवेल भी लिखा है, तो अगर आप कहानी पढ़ने के शौकीन हैं तो मेरी लिखी हुई नोवेल उसने कहा आई हेट राइटर, वो भी जाकर ज़रूर देखिए, आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो आप उस किताब को भी पढ़ सकते हैं और पढ़ के आप मुझे अपना रिव्यू भी दे सकते हैं कि मैं उस तरह की और भी कहानियाँ किताब लिखूँ या नहीं, या आप क्या चाहते हैं। बाकी मैं तो हाजिर हुई, मैं पंचम प्रकाश आपके लिए कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।